हेलो व्यूअर्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कवि अज्ञे जी द्वारा रचित उनकी एक बहुत प्यारी कविता कल की बाजरे की। इस वीडियो में हम इस कविता का सार समझेंगे और कवि अज्ञे के बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता के प्रारंभ में हम इसकी कुछ खास विशेषताओं को देख लेते हैं, जैसे कि अज्ञे जी द्वारा रचित यह कविता उनकी एक प्रयोगवादी कविता है। यह कविता हरी घास में क्षण भर उनकी काव्य संग्रह से लिया गया है, जिसका प्रकाशन 1949 में हुआ था। इस कविता में कवि ने अपनी प्रेमिका को पुराने प्रतीकों के विपरीत नई प्रतीकों, उपमाओं से सुशोभित करने का प्रयास किया है। इस कविता में नवीन उपमाओं, अलंकारों का प्रयोग आसानी से देखा जा सकता है और यही कारण भी रहा है कि अज्ञे को ही प्रयोगवादी कविताओं का जनक भी माना जाता है। कल की बाजरे की कविता। हरी बिछली घास डोलती कल की चरहरे बाजरे की। पहले दो पंक्तियों में कवि ने नवीन उपमा जैसे हरी बिछली घास और बाजरे की कलगी के साथ अपनी प्रेमिका की तुलना करने जा रहे हैं। उनके अनुसार हरी घास और बाजरा उनकी प्रेमिका की सुंदरता के अधिक निकट हैं। कविता में आगे देखें तो वे अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिकाब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याही हुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या सुना है। इन पंक्तियों में ललाती शब्द का अर्थ है लाल होती हुई। जब सूर्यास्त होता है, जो आसमान लाल हो जाता है, उस समय को कवि यहाँ पे दर्शा रहे हैं। उसके बाद तारिका, तारा या नक्षत्र। शरद यानी मानसून के बाद की जो ऋतु होती है, अक्टूबर से लेकर नवंबर का समय के अंदर। उसके बाद निहार, निहार का अर्थ होता है कोहरा या पाला। कुई या कुमुदनी, टटकी, ताज़ा या नयापन। उठला, कम गहरा। सूना, खाली या भावना शून्य। तो यहाँ इन पंक्तियों के कवि ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं तुमको लाल होती हुई शाम के समय आकाश में चमकने वाली तारिका की या तारा नहीं कहता, और मैं तुम्हें अगर शरद ऋतु के सुबह में पाले से ढकी हुई या कोहरे से ढकी हुई कुमुदनी, एक फूल होता है, उसे वो भी नहीं कहता, या अभी अभी ताज़ा खिली हुई चंपे की कली भी नहीं कहता, तो इसका कारण यह नहीं है कि मेरा प्यार तुम्हारे प्रति कम है या फिर मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति सच्ची भावनाएं या प्रेम नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आगे की पंक्तियाँ देखें तो बल्कि केवल यही, ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कभी बासन अधिक खिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगे तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ अगर मैं कहूँ। इन पंक्तियों में कुछ शब्द के अर्थ देखिए। उपमान, उपमान यानी जिसके साथ तुलना की जाती है। प्रतीक, किसी परोक्ष वस्तु या विचार या धारणा का सूचक। कूच, प्रस्थान करना या चले जाने के अर्थ में होता है। बासन यानी बर्तन। मुलम्मा, बर्तन पर चढ़ा पानी या चमक जो होती है उसे मुलम्मा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कवि कहना क्या चाहते हैं कि उनका मानना है कि उपमान सभी मैले हो चुके हैं। जो पहले के कवि प्रयोग किया करते थे, वे उपमान इतना प्रयोग में आ चुका है, इतने प्रयोग किए जा चुके हैं उन पर, कि अब उनमें कोई रस नहीं रह गया। तो इसलिए कवि का मानना है कि अब इनमें अभिव्यक्त करने की जो क्षमता थी वो नष्ट हो गई है। हमसे प्राचीन या पहले के जो कवि थे, इन सभी ने इन उपमाओं का अधिक से अधिक प्रयोग करके इनकी चमक, इनके रस को अब समाप्त कर दिया है। इसलिए कवि को अपनी प्रेमिका के लिए अब मानो नवीन
उपमाओं और प्रतीकों की आवश्यकता आन पड़ी है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह बर्तनों को अधिक घिसने से उसकी चमक कम पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार इन सभी उपमाओं और प्रतीक अधिक से अधिक प्रयोग होने के कारण ये सब अब पुराने हो चुके हैं तथा इनमें अब कोई रस बचा नहीं है। इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कभी कहना चाहते हैं कि इन उपमाओं प्रतीकों का प्रयोग प्राचीन कवियों ने अनेक उदाहरण दिए, तो इसलिए अब इनमें कोई नयापन नहीं रह गया है। आगे की पंक्तियों में देखें तो, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगे, तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो इसी जादू के, निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ, बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगे। कवि यहाँ पे अपने प्रेमिका से यह प्रश्न करते हैं और उनको यह पूछते हैं कि अगर मैं तुम्हें प्राचीन उपमाओं के साथ तुलना नहीं कर रहा, प्रतीकों का प्रयोग नहीं कर रहा, तो क्या तुम अपने आप को इनके नज़दीक नहीं पाती। कवि के अनुसार हरी घास या फिर बाजरे की कलगी से उनकी प्रेमिका की नज़दीकियाँ बहुत है। दोनों में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो दोनों को एक समान श्रेणी में रखने के योग्य हैं। तुम्हारे इस रूप के जादू के कारण मैं अपनी सहज गहरे भावबोध से, प्यार से यह कह रहा हूँ। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बिछली हरी घास में लहराती बाजरे की कली हो, तो यह मानो तुम में अपार सौंदर्य निहित है और तुम बहुत ही गुणों की उत्तराधिकारिणी हो। अर्थात इनका आशय सिर्फ इतना है कि कवि अगर प्रेमिका को इन नवीन उपमानों से तुलना भी कर रहे हैं, तो इनकी बीच कुछ समानताएं भी हैं जो अपनी प्रेमिका को वे बताते जा रहे हैं। अब देखिए आगे, आज हम शहरातियों को पालतू मलंच पर सवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। कभी यहाँ कहना चाहते हैं कि आज हम सब शहरवासी जो हैं वो प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। प्रकृति के जो निर्मल, स्वच्छ और विस्तृत रूप है उससे हम अनजान होते जा रहे हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि जितना ही हम अपने घर के बागीचे में सुंदर सुंदर चंपे की कली के फूल लगाएं या फिर कोई विशेष प्रकार के फूल या कली लगाएं, उनकी तुलना हम जो विस्तृत मैदान में फैली हुई घास है उससे नहीं की जा सकती, क्योंकि कवि का मानना है कि ये हरी घास सृष्टि का विस्तार है। यह हमारे संसार की समृद्धि, ऐश्वर्य, संपन्नता, शक्ति तथा सहनशीलता का प्रतीक है। ये बिछली हुई घास इस संसार की सफलता, सच्चाई और प्यार का प्रतीक है। यह शरद ऋतु की सांध्य के समय सूने आकाश पर डोलती हुई बाजरे की कलगी उस जूही के फूलों से सुंदर है, जिन्हें हम अपने घरों में लगाते हैं। आगे की पंक्तियों में देखें तो, और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट जाता है और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं। कवि का आशय यहाँ सिर्फ यह है कि जब जब वे हरे घास या फिर बाजरे की कलगी को देखते हैं तो सचमुच संपूर्ण संसार वीरान होता हुआ उनको प्रतीत होता है। अर्थात इनके विस्तृत स्वरूप के आगे कवि अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करते हैं। कवि का आशय सिर्फ इतना है कि इनका स्वरूप बहुत फैला हुआ है, ये बहुत विस्तृत रूप में फैले हुए हैं और इसके सामने हम तुच्छ प्राणियों की किसी भी प्रकार की मर्जी नहीं चलती। इसलिए कभी भी अपने को इनके आगे समर्पित कर देना ही
सही मानते हैं। वह कहते हैं कि समर्पण प्रेम का ही एक उच्चतम स्तर है और सच्ची समर्पण के द्वारा ही सच्चा प्यार भी मिल सकता है। इसलिए कवि अपने को समर्पण करते हुए अलौकिक प्रेम की अनुभूति करता है। वे अंत में कहते हैं कि शब्द जादू है। उनका मानना है कि शब्द अच्छे-अच्छे शब्दों के चुनाव से हालाँकि मैं आपकी प्रशंसा तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अंतर्मन में आपके प्रति जो समर्पण है, जो प्यार है, जो त्याग है, जो आदर और सम्मान है, वो क्या कुछ भी नहीं। तो वही कह रहे हैं कि उनका मानना है कि शब्द से अच्छे-अच्छे शब्दों से आपको तो रिझाया जा सकता है, लेकिन इन शब्दों के बिना मेरे अंतर्मन की भावनाओं को आप पहचान तक नहीं पाएँगे, पहचानती तक नहीं। प्रकार कभी कभी अपनी प्रेमिका के सामने प्रश्न रखते हुए नवीन उपमाओं और प्रतीकों का प्रयोग करते हुए एक सुंदर कविता की रचना की है। आशा करता हूँ कि ये कविता आपको समझ आई होगी। अगर कुछ भी अभी भी दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करें, जिससे हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।